हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका कॉमिक स्टार चैनल पे। तो चलिए शुरू करते हैं सर्वनायक सीरीज की चौथी कॉमिक्स सर्वसंहार का पार्ट 3। यह मिथ्याकार है, कली के कृत्रिम संसार का रचयिता। माया के मायाजाल में फंसे हुए मनुष्य मिथ्याकार द्वारा रचित कृत्रिम संसार यानी वर्चुअल वर्ल्ड में हमेशा के लिए भटकते रह जाते हैं। यह मिथ्याकार का आयाम मिथिका है। आज तक मिथिका के कृत्रिम संसार को कोई नहीं तोड़ सका है। मिथिका को तोड़ना ही आपकी अगली स्पर्धा है, किंतु ध्यान रहे, मिथ्याकार आपके लिए एक ऐसी वर्चुअल रियलिटी तैयार कर चुका है जो सिर्फ आपको ही नहीं अपितु आपके दल के अन्य सदस्यों को भी घोर संकट में डालने वाली है। तृतीय अध्याय समाप्त। चतुर्थ अध्याय आरंभ। शत्रु संधि भाग 1। एक बात अपने लंबे कान खोलकर सुन लो और अच्छे से सुन लो। चिंदी आंखों और मेंढक जैसे पंजे वालों, यह पृथ्वी सिर्फ और सिर्फ महामानव की है। ईश्वर ने महामानव के रूप में अपनी अनुकृति इस धरा पर राज करने भेजी है। महामानव की अवहेलना करने का मतलब भगवान की अवहेलना करना, जिसका परिणाम तुम्हारे अत्यंत पीड़ादायक होगा। एक बात तू भी कान खोलकर सुन ले और अपनी पारदर्शी खोपड़ी में बंद मस्तिष्क में बिठा ले सूजी आंखों वाले कीड़े। हम तेरे ईश्वर के बनाए सिद्धांतों को नहीं मानते। हम जहाँ से आए हैं वहाँ के हम विधाता हैं। तेरे ईश्वर से कहीं अधिक शक्तिशाली हैं हरु शक्ति। ब्रह्मांड पुंज के संकेत इस ज्वालामुखी भीतर से प्राप्त हो रहे हैं। यकीनन ब्रह्मांड पुंज ने ही इस जंतु में यह शक्तियाँ विकसित की होगी। हमें और समय नष्ट नहीं करना चाहिए। एक बार ब्रह्मांड पुंज हमारे पास आ गया तो पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ हरु सृष्टि विद्यमान होगी। मजा आ गया। सदियों से महामानव को उसकी टक्कर का कोई दुश्मन नहीं मिला। आखिर बार अपने खून का रंग देखा था, कब इसका स्वाद चखा था याद भी नहीं। अपने खून का स्वाद तो चख चुका है महामानव, अब तुम कीड़ों की बारी। असंभव। 5 हरु शक्तियों की सम्मिलित वार खाकर भी अब बोना जीवित कैसे? बोना सिर्फ जीवित नहीं बल्कि बहुत ज्यादा गुस्से में है। हा हा हा, नामो निशान मिट गया मेंढक पंजे वालों का। बड़े आए थे भगवान बनने, बेचारे खुद ही महामानव के हाथों भगवान के पास पहुंच गए। हा हा हा, तुझे तेरी असली जगह बताने का समय आ गया है बोने। जिस काम के लिए तुझे तेरा संपूर्ण ऊर्जा बल लगाना पड़ा उसे हरु चुटकी में कर सकता है। यहाँ वातावरण में चारों ओर तेरी त्रि ऊर्जा व्याप्त है, जिसे संशोधित कर हम बनाएंगे हरु मानव। तू एकल कोशिश से महामानव सैकड़ों वर्षों में बना है। तू एकल कोशिका से महामानव सैकड़ों वर्षों में बना और देख हमने चुटकियों में ही हरु मानव का सृजन कर दिया, जिसकी शक्तियां तेरी शक्तियों से हजारों गुना अधिक मारक है। जानते हो एक मानव महामानव कब बनता है? जब वह जीवन की सबसे बड़ी विषमता पर विजय प्राप्त करता है, और वह विषमता मौत नहीं है, यह विषमता है पीड़ा, घोर असहनीय पीड़ा। तुझे लगता है कि एकल कोशिश से महामानव का अद्भुत चुटकी बजाने से हो जाएगा? इस उद्भव के लिए जिस घोर शारीरिक व मानसिक पीड़ा से गुजरना पड़ता है, उसका तुम्हारे हरु मानव का आभास भी नहीं हो। मैं कराऊंगा इस दर्द का एहसास, ऐसा दर्द जिसकी तुम मेंढक पंजे वालों ने कल्पना भी नहीं की होगी। कमाल की इच्छा शक्ति है इस बोने में। इतना पीटने के बाद भी अपनी मानसिक शक्ति से एक पूरे ज्वालामुखी का निर्माण कर दिया। अगर महामानव बनना इतना आसान होता तो हर मानव महामानव होता। खुद को भगवान कहते हैं, फिर भी एक महामानव से लड़ने के लिए 5 हरु कम पड़ रहे हैं। हा हा हा, अरे आसमान में यह गड़गड़ाहट कैसी? यह तो प्रतिपल पास आ रही है। तेरे अहंकार को ज्वालामुखी को ये उल्का वर्षा ठंडा कर देगी महामानव। मेरा एक मानसिक उद्घात तुझे तेरी जिंदगी से आजाद कर देगा। महामानव का विकास यहीं समाप्त हो जाएगा। बहुत देर से ये तमाशा देख रहा हूँ, अब तो मुझे उत्तेजना से भूख लगने लगी है। और जब
गलालागीचा को भूख लगती है तब वह अपने दुश्मनों को खाना पसंद करता है। तो तू यहाँ कैसे पहुँचा? जैसे तू पहुँचा है, पर फिक्र मत कर, हम भले ही शत्रु सही, लेकिन हमारे रहते इस धरती पर कोई और अपना वर्चस्व स्थापित नहीं कर सकता। चतुर्थ अध्याय समाप्त। चतुर्थ अध्याय भाग 1 समाप्त। चतुर्थ अध्याय शत्रु संधि भाग 2। यह चंडकाल है, सुपर कमांडो ध्रुव के सबसे खतरनाक विलन्स में से एक। मैंने हमारे डाटाबेस से इसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है। यूँ तो हमारे डाटाबेस में ध्रुव से लेकर ध्रुविष्य यानी आप तक के सभी सुपर विलन्स की इन्फो फीड है, पर उनमें से गिने चुने ही ऐसे हैं जिन्हें ब्लैकलिस्ट किया गया है। चंडकाल उन्हीं में से एक है। सुपर कमांडो ध्रुव की मौत के बाद चंडकाल अचानक गायब हो गया था, यहाँ तक कि उसके क्रूर दुश्मन और ध्रुव के दोस्त स्वर्ण नगरी वाले भी उसे ढूंढ नहीं। उल्का, मेरी बात सुनो। मैं नहीं जानता कि ध्रुव के समय चंडकाल इस समय में कैसे और क्यों आया, पर जो भी है मैं संभाल लूँगा। तुम इस मामले से दूर ही रहोगी, बल्कि तुम क्राइम फाइटिंग से ही दूर रहोगी। यू कांट डू दिस पापा, आप मुझे नहीं रोक सकते। आप भूल रहे हैं कि मेरी रगों में ध्रुव वंश का खून दौड़ रहा है। आपका खून दौड़ रहा है पापा, क्राइम फाइटिंग मेरे वजूद में है। आप मुझसे मेरा वजूद नहीं छीन सकते। तुम समझती क्यों नहीं उल्का? मैं अपने बेटे को पहले ही खो चुका हूँ, अब मैं तुम्हें नहीं खोना चाहता। अपनी बेटी को नहीं खोना चाहते? अपनी बेटी को नहीं खोना चाहता मैं पापा। ध्रुवाक्ष भैया ने अपनी जान देकर पूरी मानवता को बचाया था पापा। आप आज वे जहाँ भी हैं वहाँ से आपको इस तरह देखकर उन्हें ज़रूर दुख होता होगा। मुझे फ़क्र है अपने बेटे पर और हमेशा रहेगा, पर एक बाप के रूप में मुझ में इतनी हिम्मत नहीं कि मैं अपनी दूसरी औलाद को भी वही मुकद्दर दूँ जो मैंने पहले को दिया। ध्रुव वंश की परंपरा को आगे बढ़ाना मेरा भाग्य है पापा, और इससे कोई भी नहीं बदल सकता, आप भी नहीं। मैं ध्रुव वंश की धरोहर हूँ। आपकी तपस्या और ध्रुवाक्ष भैया के बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने दूंगी। मैं वचन लेती हूँ कि अपने वंश की परंपरा अपनी अंतिम सांस तक निभाऊंगी। इस संसार से पाप, भ्रष्टाचार, अत्याचार और हिंसा को मिटाना ही मेरे जीवन का एकमात्र उद्देश्य होगा, और मेरी यह प्रतिज्ञा ध्रुव तारे की तरह ही अटल है। जीत तो तुम्हारे खून में है। जब ठान ही चुकी हो तो यह भी सुन लो कि मैं अभी रिटायरमेंट नहीं लेने वाला। उल्का, मेरी बच्ची। ऑफ कोर्स नॉट पापा, अभी तो आपसे बहुत कुछ सीखना है मुझे। तो हम मिशन बैंड बजाओ चंडकाल का शुभारंभ कहाँ से करने वाले? इस ही समुद्र से हमें भीतर जाना होगा। मुझे लगा था हम चंडकाल को रोकने जाएंगे। दुश्मन का सामना करने से पहले खुद को दुश्मन से बेहतर बनाना जरूरी है उल्का। चंडकाल को रोकने के लिए हमें वहीं जाना है जहाँ से चंडकाल प्रकरण की शुरुआत हुई थी। लेकिन हम समुद्र के भीतर क्या ढूंढने आए हैं पापा? जल्दी पता चल जाएगा। विष्ट वी व्हाट? आपने इस डॉल्फिन को आदेश दिया कि हमें स्वर्ण नगरी ले चले, यानी हजारों साल पहले तबाह हो चुकी स्वर्ण नगरी का अस्तित्व आज भी है। स्वर्ण नगरी का अस्तित्व भी है और उसके अंतिम जीवित बचे निवासी का भी, जो पूरी मानव जाति के साथ ही ध्रुव वंश का शत्रु बन चुका है। देव जाति का अंतिम जीवित योद्धा देवंजय। समय आ गया है कि हम अपनी आपसी शत्रुता भुलाकर एकजुट हो जाएं, क्योंकि इतिहास के पन्नों से निकलकर राक्षस जाति का अंतिम वंशज और स्वर्ण नगरी के विनाश का उत्तरदायित्व चंडकाल इस युग में आ चुका है। यह सागर, इसके अथाह जल की एक एक बूंद और इसमें सांस लेते प्रत्येक छोटे बड़े जीव जंतु पर मेरी दृष्टि प्रतिलिप रहती है। जैसे ही तुम बाप बेटी ने सागर के भीतर की दुनिया में प्रवेश किया था, मुझे तुम्हारे आने का आभास हो गया था। यदि मैं चाहता तो तुम्हारे स्वागत के लिए डॉल्फिन की जगह शार्क्स का झुंड भेजता, पर जानते हो मैंने ऐसा क्यों नहीं किया? क्योंकि मैं चाहता थी कि तुम दोनों सही सलामत मेरे सामने आओ, ताकि तुम्हारी जान मैं अपने हाथों से ले सकूं। यानी एक चीर शत्रु को मारने के लिए देवंजय को अपने दूसरे चीर शत्रु से शत्रु संधि करने की आवश्यकता नहीं है।
स्वर्ण नगरी और देवाजित के विनाश के लिए ध्रुव वंश भी उतना ही उत्तरदायी है जितना कि चंडकाल। तुम्हारे वध के बाद चंडकाल के लहू से स्वर्ण नगरी को धोएगा देवंजय। चतुर्थ अध्याय समाप्त। जय बाबा गोरखनाथ। भोकाल नाग शक्तियों का प्रयोग कर रहा है। भोकाल, नागराज भोकाल शक्ति के साथ। यह मिथ्याकार का बुना हुआ कृत्रिम संसार है। मिथ्याकार सिर्फ आपके मस्तिष्क से ही नहीं खेलता बल्कि आपसे जुड़े प्रत्येक व्यक्ति को वो अपने कृत्रिम संसार का हिस्सा बना लेता है और उनकी शक्तियों का प्रयोग अपनी इच्छा अनुसार परिष्कृत कर देता है, इच्छा अनुरूप परिष्कृत करता है। पंचम अध्याय आरंभ। मिथ्याकार। आश्चर्य, हम सभी यहाँ खड़े हैं फिर भी मिथ्याकार के संसार में हम नागराज के इच्छाधारी रूप से लड़ते नजर आए हैं, वह भी भोकाल की शक्तियों वाले। परंतु इससे फर्क क्या पड़ेगा? तिरंगा और शुक्राल को शीघ्र इस बात का एहसास हो जाएगा कि वह सिर्फ ब्रह्म जाल मात्र है। नहीं, शक्ति युगम स्पर्धा को इतना सरल हरगिज नहीं रखेगा। मिथ्याकार के इस ब्रह्मजाल में अवश्य ही कोई भेद होगा। नागराज ठीक कह रहा है, इस ब्रह्मजाल में कोई ना कोई असर हम पर जरूर पड़ने वाला है। ओह, मिथ्याकार के इस कृत्रिम संसार को मात्र ब्रह्मजाल समझने की गलती ना करें मित्र। यह अपने मस्तिष्क तरंगों को अपने संसार में प्रतिबंधित कर आपकी शक्तियों को परिष्कृत करता है, परंतु इस प्रतिबंधित शक्तियों के वारों का असर आपके वास्तविक स्वरूप पर भी पड़ेगा। उफ, ओहो, कृत्रिम संसार में से नागराज ने ध्रुव पर वार किया और यहाँ वास्तव में ध्रुव की बाह से खून निकल रहा है जिसे उस पर तलवार से वार किया गया हो। मैं अपने हाथ पांव भी नहीं हिला पा रहा हूँ क्योंकि आपका वास्तविक स्वरूप ही मिथ्याकार के कृत्रिम संसार का पूरक है। मैं अपने हाथ पांव भी नहीं हिला पा रहा हूँ। अवश्य ही यह मेरे कृत्रिम रूप द्वारा छोड़ी गई नागरस्सी का प्रकोप है। रुक जाओ भोकाल। ओहो, ये तो प्रतिछाया मात्र है। ठहरो नागराज। अश्वबल के समक्ष इस तुच्छ नागवंत की कोई बिसात नहीं है। सिर्फ आपके साथियों के प्रतिरूप ही गणनायक प्रतिरूपों का मुकाबला करेंगे। और ध्यान रखिए, मिथ्याकार इस दंत को और अधिक दुर्दांत करता जाएगा। ऐसे में यदि आपके कोई साथी प्रतिरूप घायल या मृत होते हैं तो वही अश्रु वास्तविक संसार में आपके उस साथी को होगा। व्यर्थ के प्रयासों में समय नष्ट करना छोड़िए वीरों। आप मिथ्याकार के कृत्रिम संसारों को उसकी इच्छा के विरुद्ध स्पर्श नहीं कर सकते। यहाँ सिर्फ मिथ्याकार के नियम चलते हैं। इन कंटीले नागफनी सर्पों के विषय में यह बात नहीं कर पाएगा तू अश्वराज। भोकाल द्वारा छोड़े गए कंटीले सर्प अश्वराज को घायल कर रहे हैं। क्या तुम किसी प्रकार अपने इस प्रतिबंधित प्रतिरूप से मानसिक संपर्क स्थापित कर सकते हो महाबली? उफ मित्र अश्वराज, मैं प्रयत्न कर रहा हूँ तिलस्मी देव, परंतु सफलता नहीं मिल रही है। भेड़िया देवता मदद। बेशक तुम पर गोलियों का असर नहीं होता नागराज, पर मेगागन की कॉस्मिक एनर्जी बीम सीधे तुम्हारे नर्वस सिस्टम को शून्य कर देगी। तेरी ताकत लाख विध्वंसकारी सही, पर डोगा के बारूद से अधिक विध्वंस नहीं फैला सकती। कोई धातु ऐसी नहीं जिसे शक्ति की अग्नि पिघाल ना सके। तेरी ढाल और तलवार का भी यही हश्र होगा। हे देव कालजयी, हे बाबा गोरखनाथ, कैसा विचित्र ब्रह्मजाल है यह। अत्यंत तुच्छ है तुम्हारी सभी शक्तियां और वार काल नागराज के सामने। कोई तो मार्ग होगा कि मैं अपने प्रतिबंधित रूप को अपने साथियों पर वार करने से रोक सकूं। ढक मानगन के आगे आपकी नाग शक्तियों का वश नहीं चलने वाला। नाग और बाज के युद्ध में जीत सदैव बाज की ही होती है। शाकाल की बाज शक्तियाँ इसे प्रत्यक्ष प्रमाणित करेगी। पंच तत्वों की शक्ति से ऊपर ही नहीं है तुम्हारी नाग शक्ति। तुम सभी के आवेश को यह भीषण विषमुंकार शांत करेगी।
हे देव, मेरे प्रतिबंधित रूप द्वारा छोड़ी गई विष हुंकार का असर मेरे साथियों पर हो रहा है। इस स्पर्धा को जल्द से जल्द समाप्त करके अपने साथियों की रक्षा सिर्फ आप ही कर सकते हैं वीरों। मिथ्याकार के इस कृत्रिम संसार में उसकी शक्ति की ही उसके ब्रह्मजाल की कुंजी है। स्पर्धा यही है, सर्वप्रथम कुंजी को हासिल करना और अपने साथियों को सुरक्षित करना। परंतु मैं आपको सावधान कर दूं मित्रों, मिथ्याकार सिर्फ आपके साथियों की शक्तियाँ ही परीक्षित नहीं करेगा, इस कृत्रिम संसार में वह आपकी सोच भी परीक्षित करता है। मिथ्याकार आपके अंतर्मन की उन घटनाओं को आपके समक्ष प्रस्तुत करता है जिन्होंने आपके जीवन को सबसे अधिक प्रभावित किया है। ऐसे दमित स्मृतियाँ जो आपके वजूद का हिस्सा तो है, पर जिनसे दोबारा रूबरू होना साहस शायद आप में भी ना हो। नहीं, दोबारा नहीं, ये क्या हो गया? मेरे हाथों एक मासूम बच्ची की हत्या। दोस्तों, तिरंगा के ओरिजिन स्टोरी में की ही एक कहानी है ये मासूम बच्ची का खून। पंचम अध्याय समाप्त। परिष्टि अध्याय, जंगल का देवता। युगम धरित्री असयः। एक और देशभक्त डिटेक्टिव तिरंगा और शुक्र शिष्य शुक्राल मिथ्याकार के कृत्रिम संसार में फंसे हुए हैं, जहां उनके दलों के नायक ही अपने दल के शत्रु बने उन्हें खत्म करने पर आमाद हैं। तो दूसरी ओर धरती पर प्रत्येक छोटी बड़ी महाशक्ति उत्तरजीविता के लिए द्वंद्व कर रही है। आसाम के जंगलों भी ऐसी भीषण द्वंद्व का रण क्षेत्र बना हुआ है। परंतु रणभूमि में हथियारों की टंकार मात्र युद्ध की विभीषिका से घातक नहीं होती। यकीन जानिए मित्रों, असल युद्ध तो अब आरंभ हो रहा है। ठहरो, मैं जंगल का देवता भेड़िया पुत्र भेड़ाक्ष तुम सबको बंधक बनाने का आदेश देता हूँ। सर्वनायक चतुर्थ खंड समाप्त। कहानी जारी रहेगी पंचम खंड सर्वमंथन में। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं सर्वमंथन में। वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं अगली वीडियो।